नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। हम जो है कलाम का सेकंड ग्रेड का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो है फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे, जो फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तो अपन ने जो है पहली क्लास में 25 क्वेश्चन देख लिया। आज हम 25 क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे। सबसे पहला है, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप किस तिथि से अस्तित्व में आया। ठीक है, राजस्थान शासन सचिवालय जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। ठीक है, और इसका जो एकीकृत रूप है वो किस तिथि को अस्तित्व में आया, तो 13 अप्रैल 1949 को। ठीक है, डेट याद रख लेना। ठीक है, 13 अप्रैल 1949 को जो है राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप जो है सामने आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में संकल्प से संबंध में जो असत्य कथन है उसका जो है चयन करना है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में संकल्प के संबंध में असत्य कथन बताओ। सबसे पहला बात हो कि एक दिन में एक सदस्य द्वारा 2 से अधिक संकल्पों की सूचना नहीं दी जाएगी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सदस्य एक दिन में अधिकतम जो है 2 जो है संकल्प जो है प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, फिर अध्यक्ष द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है। बिल्कुल, अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि संकल्प ग्रहण करना है या नहीं करना। फिर अध्यक्ष द्वारा नियत दिन में अधिकतम 10 संकल्प रखे जाते हैं, तो गलत। तो कितने रखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, नोट कर लेना। कार्य जो विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम है ना, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक दिन में एक सदस्य अधिकतम 2 जो है संकल्प रख सकता है। संकल्प को ग्रहण करना या नहीं ग्रहण करना, इसका जो है डिसीजन अध्यक्ष लेता है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा नियत दिन में अधिकतम 5 संकल्प रखे जा सकते हैं। ठीक है, 10 नहीं, 5 ही रखे जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर है, किसी संकल्पना को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनरुक्ति नहीं की जा सकती। मतलब कोई संकल्प प्रस्तुत कर लिया गया है तो अगले 1 वर्ष तक उसको वापस जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछा था असत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। सबसे पहला, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 40 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय थे। मतलब इसका क्या कहना है कि जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी ना, उसमें देखो टोटल 160 सीट थी। ठीक है, लेकिन 160 सीटों में से जो है ना, आपकी 120 सीट तो क्या थी, एकल सदस्य। ठीक है, कितनी थी, एकल सदस्य। और आपकी बची हुई कितनी सीट हो गई, 40 जो है 20 सीट और होगी। 20 सीट क्या होगी, द्विसदनीय। ठीक है, कितनी होगी, द्विसदस्यीय होगी। मतलब जहां से 2-2 सदस्य जो चुनाव लड़ते थे। तो यहां पर देखो 120 तो ये होगी और 20 2 होगी तो 40 ये होगी, तो टोटल कितनी थी, 160। ठीक है, ध्यान रखना, वापस बता रहा हूं, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में जो है टोटल 160 सीट थी, जिसमें से 120 पर तो एकल सदस्य थे और 20 सीटें ऐसी थी जिन पर क्या द्विसदस्य सदस्य थे, 2-2 सदस्य चुनकर आते थे। ठीक है, और उन जगह इनसे 120 से तो 120 हो गया और 20 पर 2-2 थे तो 40 हो गए, तो टोटल 160 सीट हो गई। ठीक है, ये थी फर्स्ट विधानसभा में। फर्स्ट में कितनी थी, 160। ठीक है, दूसरी जो विधानसभा थी ना, उसमें सीटों की संख्या जो है बढ़कर आपकी 176 हो गई। ठीक है, चौथी विधानसभा में ये सीटें बढ़कर 184 हो गई। ठीक है, और छठी विधानसभा में जो वर्तमान स्वरूप है यानी कि 200 सीटें हो गई। ठीक है, और जो प्रथम विधानसभा में जो अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा होती थी, जिसको धारा विधानसभा कहते हैं, और इसकी जो है खुद की जो है 30 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 30 सीटें थी। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 30 में से ये और बता देता हूं, एकल और द्विसदनीय कितनी थी, 30 में से आपकी 18 तो एकल थी। ठीक है, और 6 थी आपकी द्विसदस्य ही। ठीक है, 6 सीटों पर से 2-2 सदस्य आते थे, तो 6 और 6 12 और 18 30 हो गए टोटल। ठीक है, फिर 1952 में पहली विधानसभा चुनाव में 4 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें एक विजय रही, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो पहली विधानसभा थी ना, उसमें 4 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन विजय कोई नहीं हुआ। फिर 1953 में जो ना उपचुनाव, क्या 1953 में उपचुनाव हुआ, प्रथम विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें प्रथम महिला जो विधायक बनी यशोदा। ठीक है, यशोदा देवी प्रथम विधायक बनी, यशोदा देवी। ठीक है, प्रथम विधायक कौन बनी, यशोदा देवी बनी। और इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था, बांसवाड़ा से। कहां से लड़ा था, बांसवाड़ा से।
तो ये ध्यान रखना, जो प्रथम विधानसभा थी ना 1952 की, उसमें 4 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा लेकिन एक भी विजय नहीं रही। ठीक है, वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला प्रत्याशी है सब कुछ जो है पहले से बताया हुआ है। मेरा जो लगभग 60 क्लासें हो चुकी है, अपनी पूरा का पूरा सिलेबस कवर है, और जब पेपर होगा तब आपको मैं बता भी दूंगा कि कितने क्वेश्चन जो है मैंने बताए उनमें से आए एकदम अच्छे से। अगर आपने ये क्लासें देखी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो नहीं देखी है तो सारी क्लासें देखें, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो 1952 जो विधानसभा है ना उसमें 4 महिला प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा और एक भी विजय नहीं रही। ठीक है, 1953 में फिर उपचुनाव हुआ और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी जो बांसवाड़ा से उपचुनाव में जीत कर आई। ठीक है, फिर राजस्थान में चौथी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई। तो ये देखो चौथी में कितनी कर दी गई, 184। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा आप जो है मैं बता देता हूं कि सब देखो, अनुच्छेद 163(1) के तहत राज्यपाल की सहायता में परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। जो है 163(1) के तहत राज्यपाल की सहायता में परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही बात है। फिर अनुच्छेद 163(2) के तहत मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच के बाहर होगी। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक, अब राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श को जो है पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो ना राष्ट्रपति क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लौटा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है ना केंद्र सरकार, उसको लौटा सकता है। और यह भी कब से, 44वें संविधान संशोधन 1978 से। उससे पहले तो राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकता था। लेकिन राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। राज्यपाल जो है मंत्री परिषद का जो परामर्श है उसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है, हालांकि जो है एक मंत्री ने निश्चय किया है तो उसको वापस भेज सकता है कि जो है पूरा मंत्रिमंडल इस पर निश्चय करे, लेकिन जो है राज्यपाल से संबंधित संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये क्या है, गलत है। बाकी अगर आपको इसका उत्तर और अच्छा से मालूम है तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में 1 और 2 सही का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 1 और 2 सही का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। लेकिन पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो ये फाइनल आंसर के आने पर ही पता चलेगा इसका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सेम कंडीशन में, ये भी क्वेश्चन जो है मेरे को 2 उत्तर लग रहे हैं इसका। कलाम ने क्या मानना है, आपको क्या लग रहा है, कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सबसे पहले एकीकृत न्यायपालिका, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है। फिर है एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता हम सब भारतीय हैं, बिल्कुल सही है। फिर है एकीकृत लेखा प्रणाली और एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली, मैं ये मान रहा हूं कि ये दोनों ही गलत है। ठीक है, ये दोनों ही विशेषता नहीं है, लेकिन कलाम ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 4 एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली। हालांकि फाइनल आंसर की आनी अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है ये दोनों ही जो है इसके उत्तर होंगे, क्योंकि दोनों ही भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऊपर वाली दोनों तो है लेकिन ये दोनों नहीं है, लेकिन कलाम ने इसका उत्तर माना है 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करें और मेरे को भी जो है कमेंट करके जरूर बताएं। ये 2 क्वेश्चन आज कंफ्यूजिंग थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, आंतरिक अशांति के आधार पर केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, तो बिल्कुल सही है। टोटल 3 बार हो चुका है, 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण, 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। और अपन ने इन सबको इतनी डिटेल से जाना है कि अगर आपने जो क्लासे लिए तो आपको पता होगा। और मैंने क्या बताया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो कब लगा था ये मैं बता देता हूं। आंतरिक जो है आपकी अशांति के कारण, वैसे मैंने तीनों का जो है बता रखा है कि कब कब आपातकाल लगे, लेकिन इनको एक बार वापस देख लेते हैं। तो जो ये आपका आपातकाल लगा था, ये लगा था 25 जून 1975 को। ठीक है, 1975 को। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन, एक मिनट, कौन थे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। और अब देखो ये समाप्त कब हुआ था, ये आपातकाल समाप्त कब हुआ था, ये डेट भी अच्छी है, याद रखना आपको। 21 मार्च 1977 को जो है इसको समाप्त किया गया था। फिर है वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों सहित सभी अधिकारियों की वेतन कटौती की जाती है, तो बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, और आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।
किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता, गलत है। देखो पहले क्या होगा, 2 माह तक जो है राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू होगा। 2 माह के अंदर अंदर, ध्यान रखना, 2 माह, ना तो 1 ना 6, 2 माह के अंदर अंदर जो है संसद से इसको अनुमोदन करवाना होगा, और संसद अनुमोदित कर देगा तो ये 6 माह के लिए लागू रहेगा। और हर 6 माह के बाद में इसको लागू करते करते अधिकतम 3 वर्ष तक रख सकते हैं। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। पहले 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन आवश्यक है। जैसे संसद जो है दोनों सदन साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देंगे, उसके बाद ये 6 महीने के लिए प्रभावी हो जाएगा। और जैसे 6 महीने पूरा होने होगा, वापस जो है साधारण बहुमत से वापस अनुमोदन करके इसको 6 बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत। अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, पंचायती राज के संदर्भ में गठित निम्न समितियों का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इनका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी गिरधारी लाल व्यास समिति। जो गिरधारी लाल व्यास समिति है, इसका जो है गठन हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है। गिरधारी लाल जो व्यास समिति 1973 में। सादिक अली समिति हुई 1964 में। ठीक है, सही लिख देता हूं, 1964 में। अरुण कुमार समिति 1996 में। ठीक है। फिर आती है हरलाल सिंह खर्रा समिति, इंपोर्टेंट समिति है ये, 1990 में। कब है? 1990 में। इसके अलावा जो है एक और जो है आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। शिवचरण माथुर समिति है एक तो 2000 में, और एक हरीशचंद्र माथुर समिति 1963 में। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है गुलाब चंद कटारिया, नाम सुना होगा आपने, जो बीजेपी नेता थे और अभी वर्तमान में जो असम के राज्यपाल है। ठीक है, अभी असम के थे पहले, तो अब पता नहीं किसके। गुलाब चंद कटारिया मंत्रिमंडलीय समिति, ये भी पंचायती राज के लिए बनाई गई थी, और ये जो है 2009 में बनाई गई थी, ध्यान है रखना। तो अब कालक्रम के अनुसार बता दो। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? सादिक अली, तो सबसे पहले दूसरा आएगा, तो ये 2 आ सकते हैं। फिर सादिक अली के बाद में गिरधारी लाल व्यास, तो दूसरे के बाद पहला, दूसरे के बाद पहला। और गिरधारी लाल व्यास के बाद में आपके हरलाल सिंह खर्रा समिति, तो चौथा ये रहा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोला, निम्न में से राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया। मतलब राजस्थान के तो राज्यपाल थे, लेकिन फिर जो है राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए किसी अन्य जो राज्य है उसका अतिरिक्त चार्ज बना दिया गया उनको। तो वो कौन से एकमात्र राज्यपाल है? ध्यान रखना, दूसरा कोई नहीं है उनके जैसा। तो उत्तर होगा आपका कल्याण सिंह। ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर मेरी आपने जो है 56 से 53 क्लासेस देखी होती ना, तो ये जो आपका ये मेगा जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, इसको आप आसानी से जो है एकदम सब कुछ जो है क्लियर कर सकते थे। और मैंने बताया था जो है कल्याण सिंह को कहां का जो है हिमाचल प्रदेश का जो है बनाया गया था। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला वो थे कल्याण सिंह। और किस राज्य का मिला? हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिला था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता? किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 361(3) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 361(3) के तहत जो है राज्यपाल की पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश जारी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप जो है ना, संविधान का प्रारूप है वो कब प्रस्तुत किया? B.R. अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत किया? तो देखो सबसे पहले जो है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और 30 अगस्त को क्या बने? भीमराव अंबेडकर जो है इनके अध्यक्ष बने। ठीक है, क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है। और इन्होंने फिर 4 नवंबर 1948 को क्या है? संविधान का प्रारूप जो है कहां रखा? संविधान सभा में रखा। ठीक है। 3 जो है इस पर वाचन हुए और 3 वाचन के बाद में जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंतिम मोहर लगी इस पर और संविधान को जो है अंगीकृत आत्मर्पित
किया गया। तो 26 नवंबर को जो है बनकर तैयार हुआ, 4 नवंबर को प्रारूप को जो है सबके सामने रखा, जिस पर 3 वाचन हुए, बहस चली लंबी, और फिर जो है 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो है पूरे बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ और 30 अगस्त को भीमराव अम्बेडकर को है अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप, कि भारत के किसी भाग में निवास वह बसने की स्वतंत्रता पर किस आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत के जो है किसी भी भाग में या निवास करने और वहां पर जाकर बसने की स्वतंत्रता पर किस आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, सॉरी, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में जो है किसी भी भारतीय का भारत के किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता पर जो है युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत जो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें देश न्याय राष्ट्रीय जीवन को सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। तो आपको पता है भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की जो है मतलब व्याख्या की गई है, और वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो तीनों ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद जो है ना 51 क, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क क्या क, मतलब 51 क में भी क है ना, उसमें शब्दों का सही अनुक्रम लिखिए। मतलब कुल मिला के पहला मूल कर्तव्य है उसके शब्दों का सही अनुक्रम लिखना है। तो देखो, पहला मूल कर्तव्य उसकी पूरी भाषा में लिख देता हूं। जो है आपका 51A का ए है ना, उसमें लिखा हुआ है आपका कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। और अब देखो लेवल बढ़ गया आरपीएससी का, तो और पॉलिटी का लेवल तो सेकंड ग्रेड में वैसे भी इतना हार्ड रहता है। ठीक है, और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, यह लिखा हुआ है 51A के ए में। ठीक है, कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का जो है आदर करें। तो सबसे पहले आदर्श है, मतलब तीसरा सबसे पहले है। ठीक है, आदर्श के बाद संस्थाएं तो चौथा दूसरे नंबर पर है, फिर राष्ट्र ध्वज यानी पहला, और फिर राष्ट्रगान का नाम आता है। तो 34 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इस हिसाब से लिखा हुआ है 51A का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नरेंद्र मोदी ने ही किया 2023 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। और कौन सा संविधान संशोधन था ये? 128वां संविधान संशोधन। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन 2023। ठीक है, और ये लागू आगे जाके होगा। ठीक है, तो 33% आरक्षण का प्रावधान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है विधानमंडल और संसद में महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है अनुच्छेद, ये ध्यान रखना 128वां जो है संविधान संशोधन 2023 था ये। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, एक तरफ सभ्यताएं दी हुई है और एक तरफ वहां से प्राप्त सामग्री दी हुई है। तो सबसे पहला है आपका कालीबंगा, और देखो नोट कर लेना अगर आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो कालीबंगा से जो प्राप्त हुए ना वो हुए हैं आपके शंखवल्य आभूषण। कौन से आभूषण? शंखवल्य आभूषण। तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, फिर आहड़, आहड़ से जो प्राप्त हुआ है आपको, आहड़ से प्राप्त हुआ है नारी के पैर उकेरा पाषाण खंड, मतलब एक पत्थर का जो है एक प्रकार से टाइल जैसी है जिस पर नारी के दोनों पैर उकेरे गए हैं। तो बी का हो जाएगा 1। ठीक है, फिर बैराट, इंपोर्टेंट और सबसे इंपोर्टेंट, स्वास्तिक चिन्ह युक्त अलंकृत मटके बैराट से प्राप्त हुए हैं। सी का हो जाएगा 3। अब आप जो है ना स्वास्तिक चिन्ह का नाम आते कालीबंगा कर देते हो, लेकिन यहां पर स्वास्तिक चिन्ह की बात नहीं हो रही, स्वास्तिक चिन्ह युक्त अलंकृत मटकों की बात हो रही है, और वो मिले हैं आपके बैराट से, कालीबंगा मत कर देना। ठीक है, गणेश्वर, गणेश्वर से मिली है दोहरी पेचदार ताम्रपिन। तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो 41-32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41-32 ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल के निवासी लोहे धातु से परिचित थे? लोहे धातु से परिचित
कौन सी सभ्यता के जो है निवासी थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उत्तर होगा आपका बेराट। इनके बारे में डिटेल से अपन पहले ही जान चुके हैं। तो निवास जो है ना लोह धातु से परिचित सभ्यता बेराट सभ्यता, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वीराज चौहान के संबंध में जो है नीचे कूट दिए हुए हैं और सही कथन का चयन करना है। सबसे पहला, आरंभ में पृथ्वीराज चौहान ने कर्पूर देवी के संरक्षण में शासन किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में जो है शासक बने थे, इसलिए जो है कर्पूर देवी के संरक्षण में शासन किया। सही बात है। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। फिर हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्कों के मध्य 21 बार संघर्ष हुआ। गलत है। हमीर महाकाव्य कहता है कि तुर्कों और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए थे ना वो 21 नहीं हुए थे। ठीक है, 21 जो युद्ध है ना उसके बारे में कहता है आपका जो है पृथ्वीराज रासो। हमीर महाकाव्य ने बोला कि 7 बार जो है तुर्कों के साथ युद्ध हुआ था, और 21 बार का कौन कहता है? 21 बार का कहता है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो है कितनी बार युद्ध हुआ है? 21 बार जो है संघर्ष हुआ था तुर्कों के मध्य। लेकिन अमीर महाकाव्य ने 7 बार का ही बताया है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। ये रहा उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस साहित्यिक रचना में मरु भाषा का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो उत्तर होगा इसका कुवल्यमाला। और कुवल्यमाला किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने। किसने? उद्योतन सूरी ने। और कुवल्यमाला में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख है। तो मुरु भाषा का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? कुवल्यमाला में। उद्योतन सूरी ने लिखी और 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन बोल रहा है हमीरदेव चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले, हमीरदेव चौहान जेतर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो गलत है। ठीक है, जेतर सिंह के पुत्र थे लेकिन तीसरे पुत्र थे। कौन से पुत्र? तीसरे पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र होते हैं, बड़े पुत्र नहीं थे, तीसरे पुत्र थे। तो ये तो गलत हो गया। फिर इन्होंने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया। तो बिल्कुल सही है। हमीरदेव चौहान कहां के शासक थे? रणथंभौर के। और इन्होंने मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया था। इसने कोटिज्य यज्ञ, जो कोटिज्ञ यज्ञ है वो किया, कोटि यज्ञ का आयोजन किया। बिल्कुल सही है, इसने कोटि यज्ञ का आयोजन किया। सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित किया, कोटिज्ञ यज्ञ का जो है आयोजन किया। हमीरदेव चौहान के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, तीसरे पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन बोल रहा है 1857 की क्रांति में सामंतों की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। सबसे पहला, क्रांति के समय सामोद के रावल शिव सिंह ने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की। बिल्कुल सही है, सामोद के रावल शिव सिंह ने। फिर एक कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने नाना साहब और भीमजी चारण को अपने यहां शरण दी। बिल्कुल सही बात है। फिर है बागौर के सामंत शिवदान सिंह ने क्रांति के दौरान तांत्या टोपे की सहायता की। गलत। तांत्या टोपे की सहायता किसने की? तांत्या टोपे की सहायता की सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह। रावत केसरी सिंह, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? गलत। फिर आवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक है उनके सैनिकों का विप्लव के दौरान नेतृत्व किया। तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 असत्य है, क्योंकि तांत्या टोपे की सहायता सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोला निम्नलिखित संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मारवाड़ यूथ लीग, ये 1931 में बनी। कब? 1931 में। और जय नारायण व्यास जी ने बनाया था इसको, जय नारायण व्यास। ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद 1938 किसके नेतृत्व में? रणछोड़दास गटानी। ठीक है। मारवाड़ किसान सभा 1941 और किसके नेतृत्व में? मंगल सिंह कच्छावा। ठीक है। मारवाड़ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1900 जो है ये कब बनी? 31 में। ठीक है, कब बनी? 1931 में। ठीक है। अब इसकी किसने की स्थापना वो मैं बता देता हूं आपको। देखो कालक्रम के अनुसार बताना है। तो ये इनका कालक्रम अनुसार है। ठीक है, एक मिनट ये। ठीक है। तो मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ किसान सभा 1941 और मारवाड़ स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 1931। ठीक है। और ये जो है कार्यकर्ताओं ने जो है इनकी क्या की थी? स्थापना की थी। जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने। ये डेट मिलती है। ठीक है। बाकी अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
47वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रजामंडल तथा उनसे संबंधित महिलाओं के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करें। जयपुर से सुशीला देवी बिल्कुल सही है, कोटा से कमला संविधान बिल्कुल सही है, बीकानेर से लक्ष्मी देवी आचार्य बिल्कुल सही है। नाम ध्यान रखना, जयपुर सुशीला देवी, कोटा कमला संविधान, बीकानेर लक्ष्मी देवी आचार्य। जोधपुर से सरस्वती बोरा नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये कहां से थी? भरतपुर से। कहां से थी? भरतपुर से। जोधपुर से नाम ध्यान रखना सावित्री, सावित्री नाम जैसे आ जाए जोधपुर से कर देना, क्योंकि 2 सावित्री देवी जो थी वो जोधपुर से थी। तो सरस्वती बोरा आपकी कहां से थी? भरतपुर से। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। अभी जो 46वां क्वेश्चन क्या था उसमें कालक्रम में जो ऑप्शन सही नहीं थे, ठीक है ना, तो कालक्रम आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है। फिर है महाराणा प्रताप तथा मुगलों के संबंध में जो है असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले अकबर ने शाहबाज खां को पहली बार 1577 में मेवाड़ अभियान पर भेजा, बिल्कुल सही है। शहबाज खां खुद जो है पहली बार जो है अकबर जो है के कहने पर जो है मेवाड़ अभियान पर कब गया? 1577 को, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की बात है। शहबाज खां को जो है भेजा अकबर ने पहली बार मेवाड़ अभियान पर। फिर शहबाज खां ने 3 बार महाराणा जो है प्रताप पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें याद रखना। शहबाज खां जो है वो कितनी बार जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है अभियान पर गया? तो 3 बार गया, ठीक है। पहली बार कब भेजा? 1577 में। फिर अकबर द्वारा जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 1585 में भेजा गया, बिल्कुल सही बात है। पहला अभियान जो है शहबाज खां के नेतृत्व में 1577 में, और शहबाज खां टोटल 3 बार गया। शहबाज खां के बाद में जगन्नाथ कछवा जो आमेर के थे वो जो है प्रताप के विरुद्ध अंतिम जो है अभियान करते हैं 1585 में। फिर महाराणा प्रताप ने मुगल सूबेदार सुल्तान खान को मारकर दिवेर को मेवाड़ में मिला लिया, गलत, क्योंकि जो है सूबेदार तो यही था सुल्तान का, लेकिन मारा किसने था इसको? अमर सिंह ने, ठीक है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने जो है इसको जो है मारा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्योंकि यह सत्य बताना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन बोला राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर जयपुर महाराजा मानसिंह ने देश बनाने का जो है प्रयास किया। और ये जो है ना, मैं पिछली जो क्लास हुई थी ना अपनी, जो है आपकी जो शायद माइनर टेस्ट 11 या जो आपकी फाइनल टेस्ट 1 की क्लास हुई थी, उसमें पूरा डिटेल से बताया कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर जयपुर महाराजा मानसिंह ने देश बनाने का प्रयास किया। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, जो मानसिंह थे उन्होंने राजपुताना संघ बनाने का जो है निर्णय लिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजपुताना संघ। अब बात करें राजस्थान यूनियन कौन बनाना चाहता था? तो भूपाल सिंह। कौन है? भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह थे मेवाड़ के, उदयपुर शासक थे ये, ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह। बागड़ संघ कौन बनाना चाहता था? तो बागड़ संघ जो आपका बनाना चाहता था लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह थे, ये भी राजा थे वहां के डूंगरपुर के। कहां के? डूंगरपुर के, ठीक है। हाड़ौती संघ कौन बनाना चाहता था? तो हाड़ौती संघ बनाना चाहता था जो है महाराजा भीम सिंह बनाना चाहते थे। कहां के थे ये? कोटा के। तो ये सारे नाम ध्यान आपको रखना है, हालांकि पिछली क्लास में हम जो है इनको क्लियर भी कर चुके। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो उत्तर हो जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगले 25 क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।